झारखंड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ डीके पर। आज मैं आप लोगों के लिए मतलब झारखंड के 12th क्लास के वे स्टूडेंट्स के लिए जो जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में भाग लेने जा रहे हैं, उनके लिए JCERT द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र में से हिस्ट्री के सेट 4 का प्रश्नोत्तर टर्म 2 के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो उसको ध्यान से सुने, समझें और परीक्षा में उसी प्रकार लिखने का प्रयास करें तो रिजल्ट निश्चित रूप से उत्तम होगा। क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे, तो 1 से लेकर के 7 तक जो प्रश्न होंगे वो अति लघु उत्तरीय होंगे, जो 2-2 अंकों के लिए होंगे। इसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर आप क्वेश्चन संख्या 8 से 14 तक देख रहे हैं, वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे और इनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो 15 से लेकर करके 19 तक जो पूछे जाएंगे वो सभी 5-5 नंबर के होंगे, उनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। और इस प्रकार से कुल 19 प्रश्नों में से 13 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है 40 अंकों के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का है और उसका आंसर क्या हम लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपको सेट 4 का टर्म 2 के लिए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 1857 क्रांति की शुरुआत जो है मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर जो छावनी था वहाँ से शुरू किया गया था। शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा की गई थी, लेकिन नेतृत्व पूरे क्रांति का बहादुर शाह जफर ने किया था। दिल्ली में भी माना जाता है, लेकिन अन्य जगहों पर जैसे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, कानपुर में नाना साहब, तो अलग अलग जगहों में अलग अलग नेता थे, लेकिन संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने संभाला था। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत आसान क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर है अकबरनामा किसकी रचना है। तो अबुल फजल की रचना है, याद रखेंगे अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर है 7वां क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, याद रखेंगे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर, साइमन कमीशन पर प्रकाश डालें। ये लघु उत्तरीय हो गया, अति लघु उत्तरीय देख लिया हमने, अब यहाँ से लघु उत्तरीय है, साइमन कमीशन पर प्रकाश डालें। तो देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1919 का है, यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम में क्या क्या सुधार या परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय भी जो थे वो प्रांतों में द्वैत शासन से खुश नहीं थे, निराश थे और वे इसमें परिवर्तन चाहते थे। अतः सरकार ने समय से पूर्व ही इसकी नियुक्ति कर दी। मैंने 1929 ईस्वी में नियुक्त होना चाहिए था, लेकिन नियुक्ति 1927 में ही कर दी गई। परंतु भारतीयों को इस बात पर कड़ी आपत्ति थी कि कमीशन के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, सभी 6 सदस्य अंग्रेज थे और भारतीय राजनीतिक भविष्य निश्चित करने वाले कमीशन में एक भी भारतीय नहीं हो या एक भी भारतीय को इसका योग्य नहीं समझा जाना, यह बहुत ही नकारात्मक कदम था। यह आत्मनिर्णय के अधिकार की अवहेलना थी। तो इसीलिए जब 3 फरवरी 1928 ईस्वी को कमीशन मुंबई आया तो काले झंडे और साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इस कमीशन का स्वागत किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा निकाले गए जुलूस में लाठीचार्ज हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट में द्वैत शासन समाप्त करने, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना करने, प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार करने आदि की सिफारिश की गई। परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखने की बात थी, अतः इसकी कटु आलोचना की गई। इसलिए साइमन कमीशन ठीक नहीं था। सांप्रदायिक निर्वाचन कहने का मतलब कि जहां मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे उसका चुनाव सिर्फ मुस्लिम जनता ही कर सकती है, सिख प्रतिनिधि है तो उनका चुनाव सिर्फ सिख जनता ही कर सकती है। यह निश्चित बांटने वाली राजनीति थी जो कभी भी अच्छी और उचित नहीं थी। ये था आपका साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है 9वां, माउंटबेटन योजना क्या थी। माउंटबेटन योजना क्या थी। देखिए उत्तर, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा की थी और पाकिस्तान की एकमात्र मांग पर अड़े रहना, देश के कई हिस्सों में भड़के हिंसा और दंगे, फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की 20 फरवरी 1947 ईस्वी की घोषणा कि जून 1948 ईस्वी तक सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी, ये सब परिस्थितियाँ थी। और ऐसी परिस्थिति में मार्च 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद पर भारत भेजा गया।
तो उनके द्वारा सत्ता हस्तांतरण की जो योजना प्रस्तुत की गई थी उसी को माउंटबेटन योजना कहते हैं, जिसकी घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 ईस्वी को। माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 ईस्वी को की थी। इसके अनुसार क्या क्या इसका प्रावधान था उसको देख लिया जाए। तो भारत एवं पाकिस्तान दो अलग अलग अधिराज्य की घोषणा की गई। दो अलग अलग अधिराज्य होंगे भारत और पाकिस्तान। दूसरा था कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत छोड़ने का निर्णय लिया गया। फिर तीसरा देखते हैं कि पंजाब एवं पश्चिम बंगाल भारतीय संघ के भाग रहेंगे। फिर देखते हैं कि पश्चिम पंजाब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। फिर देखते हैं सिलहट जो है पूर्वी पाकिस्तान में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पश्चिमी पाकिस्तान में सम्मिलित होने का निर्णय लिया गया। तो सिलहट पूर्वी पाकिस्तान में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पश्चिमी पाकिस्तान में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। ये था माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर कि चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? चौरी चौरा हत्याकांड से क्या समझते हैं? तो देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा गांव में कांग्रेस की एक जुलूस जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को निकाला गया। पुलिस ने इसे रोका, लेकिन उत्तेजित भीड़ ने उनको थाने के अंदर खदेड़ कर उसमें आग लगा दी। ये आग जो लगा दिया तो उसमें हुआ क्या? 22 पुलिसकर्मी मर गए, जिसमें एक थानेदार था और 21 पुलिसकर्मी थे। ये 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस हिंसा से गांधी जी बहुत दुखित हुए और 22 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो ये आपको चौरी चौरा कांड का परिणाम भी दिखाई दे रहा है कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति के सैनिक कारणों का उल्लेख करें। 1857 की क्रांति के सैनिक कारणों का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ उत्तर है 1857 ईस्वी में जो सैनिक क्रांति हुआ, 1857 की क्रांति में सैनिक कारण जो था वो क्या था? तो भारतीय सैनिकों को जबरन समुद्र पार जाने से बाधित किया गया। भारतीय सैनिकों को कहा गया कि जबरन समुद्र पार जाओ, जिसे वे धर्म विरुद्ध मानते थे। मुस्लिम सैनिकों के दाढ़ी काटने पर, हिंदू सैनिकों को चमड़े की टोपी पहनने के लिए जबरदस्ती बाध्य किया गया, उसके आदेश दिए गए। तो उच्च पद जो है वह केवल अंग्रेज सैनिकों के लिए सुरक्षित था। फिर देखते हैं कि वेतन भत्ता भी अंग्रेज सैनिकों को जो भारतीय सैनिक थे उससे अधिक मिलता था। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। फिर आगे एक कदम देखते हैं कि 1854 ईस्वी के डाक अधिनियम से सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सुविधा मिलती थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये सभी अनेक कारण थे जो सैनिक कारण के अंतर्गत, ये सभी अनेक कारण थे जिसके चलते 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो है वो कैबिनेट मिशन योजना से आप क्या समझते हैं? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारतीयों को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा। तो चूंकि इस कैबिनेट मिशन में, इसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, चूंकि इसमें जो सदस्य थे कैबिनेट मिशन में वो सभी ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। और इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य जो थे वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स एवं A.B. अलेक्जेंडर थे। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो पहला सिफारिश था इसका कि एक भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जो विदेशी रक्षा यातायात की देखभाल करेगा। दूसरा है कि संघ में ब्रिटिश प्रांत और देसी प्रांत के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी। किसी सांप्रदायिक समस्या पर दोनों बड़े दल, कौन कौन? कांग्रेस और लीग, दोनों का अलग अलग बहुमत होगा तभी उस पर निर्णय लिया जा सकता है। मैं सांप्रदायिक समस्या पर अलग अलग जो बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। अगला कि प्रांतों को संघीय विषयों को छोड़कर सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता होगी। फिर हम देखते हैं कि भारतीय प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया गया। तो ये कैबिनेट मिशन योजना में हम देखते हैं कि भारतीय प्रांतों को 3 समूह में बांट दिया गया, जो कि सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया था, जो बहुत खतरनाक था। क्या था? ए समूह या ए समूह। इसमें हिंदू बहुमत वाले प्रांतों को शामिल किया गया, जैसे मद्रास, बम्बई, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ब समूह में देखते हैं हम लोग मुस्लिम बहुल वाला प्रांत था, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध जैसे। फिर हम देखते हैं 100 समूह, इसमें बंगाल, असम थे, मिश्रित बहुमत वाला था, दोनों मिक्स किया हुआ था इसमें। तो ये भारतीय प्रांतों को 3 समूहों में हम देखा बांटा इसी के आधार पर। फिर हम देखते हैं समूह अगर चाहे तो अपना अलग संविधान भी बना सकता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का निश्चय किया गया। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे।
फिर एक थी व्यवस्था कि अंतरिम सरकार के गठन की पेशकश की गई कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अंतरिम सरकार के गठन की योजना पेश की गई। देखिए, कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। उसके अनुसार 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव भी हुए। कांग्रेस को 296 सीटों में 201 सीट, बहुत प्रचंड बहुमत कहेंगे इसको, 296 सीटों में से 201 सीट प्राप्त हुआ, जबकि मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटों पर विजय मिली। मुस्लिम लीग बौखला गई, बहुत हालत ख़राब था इसमें, और तब जो है पाकिस्तान न बनने पर सीधी कार्रवाई की धमकी दी। उसकी जिद से यह योजना जो है कैबिनेट मिशन योजना असफल हो गई। तो ये था कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि क्या थी और इसकी 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। चलिए उत्तर देखते हैं। यद्यपि सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, है ना, डुप्ले द्वारा किया गया था, तथापि इस संधि का व्यापक प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया, जो अंग्रेज था, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया। इसीलिए इसको लॉर्ड वेलेस्ली को ही सहायक संधि का जनक कहा जाता है। तो सहायक संधि का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। ये अलग बात है कि डुप्ले द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, लेकिन जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है, क्योंकि उसने इसका व्यापक प्रयोग किया था। देखिए, क्यों उन्होंने व्यापक प्रयोग किया, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो उनके समय में 1798 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति जो थी भारत में मजबूत नहीं थी, और उसकी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। वो एक साम्राज्यवादी वायसराय थे। अतः भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने, फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने तथा एक शक्तिशाली सेना बनाने हेतु वेलेस्ली ने एक योजना तैयार की। इसी योजना को, जिसे हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसे भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। भारत के जितने भी देशी राज्य थे, उसे संबंध स्थापित करने के लिए ही यह सहायक संधि किया गया था। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? तो पहली विशेषता हम देखते हैं कि देशी राज्यों के विदेश संबंध कंपनी के अधीन होगा। कंपनी गुलाम जैसी हो गई, है ना। देशी राज्यों के विदेश संबंध कंपनी के अधीन होगा, वे युद्ध नहीं करेंगे। अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी। अन्य राज्यों से विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं, विदेश संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। देशी राज्य एक तरह से उनको अपने नियंत्रण में ले लिया गया इस सहायक संधि के द्वारा, और यही चाहते भी थे लॉर्ड वेलेस्ली। दूसरा विशेषता देखते हैं कि बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे, जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में होगी, जबकि सेना का खर्च राज्य को उठाना होगा। देखिए, कितनी चालाकी से, कितनी होशियारी से अंग्रेजों ने यहाँ पर खर्चा भी ले लिया इनसे, देशी राज्यों से, और उनको अपने अधीन भी बना लिया और अपना क्षेत्र का भी विस्तार कर लिया। तो इस तरह से कितनी होशियारी वाली, ये कितनी समझदारी वाली चाल थी, और अंग्रेजों को कितना फ़ायदा हुआ इस सहायक संधि से, और देशी राज्यों को कितना घाटा हुआ। तो बड़े राज्य जो हैं उसमें अंग्रेजी सेना भी रखेंगे, उनको सिर्फ प्रलोभन दिया गया कि तुम्हारी रक्षा के लिए रख रहे हैं, जबकि अपना क्षेत्र विस्तार का यूज किए, क्षेत्र विस्तार के लिए इस सेना का यूज किए, और उसका खर्च भी किससे लिए? तो इन्हीं देशी राज्यों से लिए। तो देशी राज्यों से ही अंग्रेजी सेना का खर्च जो है ये लेते थे, तो सेना का खर्च राज्य को उठाना पड़ा। तीसरी विशेषता देखते हैं कि देशी राज्यों को राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना अनिवार्य होगा। ये अंग्रेज रेजिडेंट एक अंग्रेज होते थे, और उनको देशी राज्य की राजधानी में रहना था। ये क्या करते हैं यहाँ रह करके भाई? तो कंपनी की अनुमति के बिना वे किसी भी यूरोपीय को सेवा में नहीं रख सकते थे, और कंपनी की अनुमति के बिना देशी राज्य किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। और अंग्रेजी रेजिडेंट जो थे वह राजधानी में रह करके इनकी हर गतिविधि पर नज़र रखते। मतलब एक तरह से इनको बिल्कुल गुलाम बना लिया गया था, लेकिन इनको पता भी नहीं चला। पता चला बाद में, जब तक कि पूरा गुलाम नहीं बन गए। तो इस तरह से हम देखते हैं सहायक संधि क्या थी और उसकी क्या विशेषताएं थी। अगला प्रश्न हमारा है, क्रिप्स मिशन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए, क्रिप्स मिशन क्या है भाई? तो द्वितीय विश्व युद्ध में, जानते हैं 1939 से 1945 ईस्वी के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो आज़ादी से पहले का देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, और भारतीयों से उनको समर्थन और सहयोग लेना था, और इसीलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, भारत को फुसलाने के लिए। इसको इस तरह समझिए। तो देखिए, यहाँ उत्तर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सद्भावना मंडल भारत भेजा। इस सद्भावना मंडल के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। अतः इसी कारण से इसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है, जो 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत पहुंचा। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो इस प्रकार थी। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए। देखिए, औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कह रहा है, स्वतंत्रता की बात अभी भी नहीं कह रहा है। अपने ही अंदर रखेगा, अपने अंदर में, जैसे रूम के अंदर बंद कर दिया जाए और रूम में आप कुछ भी कीजिए, लेकिन पूरे रूम पर मेरा नज़र रहेगा। यही औपनिवेशिक स्वराज्य। तो बाहर से पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का, तो ये औपनिवेशिक स्वराज्य की बात, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। दूसरा पॉइंट है कि संविधान सभा और ब्रिटिश राज्य के मध्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु एक संधि हो। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य जो है
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संधि की बात कही गई। फिर उसके बाद देखते हैं संविधान सभा के निर्माण तक अंग्रेज भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं हो जाता है, भारत की सुरक्षा कौन करेंगे? अंग्रेज ही करेंगे। फिर देखते हैं अन्य विभाग भारतीयों को सौंपे जाएं, जिसमें सभी राजनीतिक दल के सदस्य होंगे। फिर देखते हैं कि भारत जो है, भारतीय जनता युद्ध में सरकार की मदद करेगी। अंतिम असली पॉइंट यही था, ये सब लुभावना वाला पॉइंट था। लेकिन गांधी और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया। जो बैंक नष्ट होने वाला था उसका ये चेक था और पोस्ट डेटेड चेक था। उन्होंने साफ कहा कि औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई है, यह मांग, हम लोग इस मांग से आगे निकल गए हैं और अभी तक अंग्रेज जो है औपनिवेशिक स्वराज की ही बात कर रहा है, तो इसीलिए यह हमें कभी मंजूर नहीं है। और इस प्रकार से कृष्ण मिशन असफल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर की राजपूत नीति का उल्लेख करें। देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जा रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना, 5 नंबर वाला, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो लंबा होगा ये। जहांगीर की राजपूत नीति का उल्लेख करें। देखिए जहांगीर भी अकबर के समान राजपूत राजाओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई, परंतु उन राज्यों के प्रति आक्रमणात्मक नीति अपनाई, उन राजपूत राज्यों के प्रति आक्रमणात्मक नीति अपनाई जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं किया। उसने मेवाड़ पर पूरी शक्ति से आक्रमण किया। 1616 ईस्वी में मेवाड़ से संधि कर ली, परंतु अमर सिंह की मर्यादा की रक्षा की। दरबार में उपस्थित होने और विवाह शर्तों से मुक्त कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि आप दरबार में उपस्थित ही हों, कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे भी विवाह संबंध स्थापित ही किया जाए। अगर आपको करने की इच्छा है तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो यह जो है सो मुक्ति दी गई, सम्मान किया गया अमर सिंह का, उनकी मर्यादा का। और उनके पुत्र राजकुमार करण सिंह, उनको जो है 5000 का मनसबदार नियुक्त किया गया। मेवाड़ का विजित प्रदेश वापस कर दिया गया। जो मेवाड़ का विजित प्रदेश मुगलों ने जीता था उसको वापस कर दिया। केवल एक शर्त रखी कि सुरक्षा की दृष्टि से चित्तौड़ की किलेबंदी न की जाए। और इस प्रकार मुगल मेवाड़ के बीच लंबे युद्ध की समाप्ति और मैत्रीपूर्ण संबंध की स्थापना हुई। तो जो अकबर नहीं कर पाया था वो जहांगीर ने कर लिया। उसने राजपूतों को ऊंचे पदों पर रखा। खुसरो का समर्थन करने वाले मान सिंह को भी क्षमा करके बंगाल का सूबेदार पद पर रहने दिया। खुसरो कौन था पता है ना आपको? खुसरो जो है वो जहांगीर का पुत्र था, बड़ा पुत्र, और वह जो है जहांगीर को हटा करके खुद सत्ता प्राप्त करना चाहता था, मुगल सम्राट बनना चाहता था, और इस काम में उसको मान सिंह मदद कर रहे थे। तो खुसरो भी जहांगीर का दुश्मन हो गया, बेटा ही दुश्मन था, और जो उसको मदद करने वाले जो लोग थे वह भी उसके लिए दुश्मन था। लेकिन इसके बावजूद मान सिंह को क्षमा कर दिए और बंगाल के सूबेदार पद पर रहने दिया। तो देखिए किस तरह की नीति पर चल रहे थे जहांगीर। फिर राजपूतों ने भी सम्राट की निष्ठापूर्ण सेवा की। देखिए बीकानेर के राजा राय सिंह ने भी विद्रोह किया था, तो उसको भी क्षमा कर सके उनका पदोन्नत किया, ऊंचा पद दिया। फिर देखते हैं कि मेवाड़ को मुगल प्रभुत्व में लाने के लिए जहांगीर को 3 सैनिक अभियान करना पड़ा, और इसमें तीनों सैनिक अभियान में राजपूत नरेशों का पूर्ण समर्थन उनको मिला। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब देखिए यहाँ से जो संबंध है जहांगीर का राजपूतों के साथ थोड़ा सा डाउन जाता है, नीचे जाता है। देखिए परंतु जहांगीर अपने पिता की तरह राजपूतों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अकबर की धार्मिक नीति से असंतुष्ट मुसलमानों को, जो अकबर की धार्मिक नीति से असंतुष्ट थे, अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की थी, सभी को मिलाकर के चलने की थी, तो इससे बहुत सारे मुसलमान अकबर के समय में असंतुष्ट हो गए थे। तो उन असंतुष्ट मुसलमानों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके कारण आमेर के कछवाहा नरेश जो मानसिंह थे उसके साथ जहांगीर के संबंध मधुर नहीं रहे। इसी प्रकार जब बूंदी नरेश भोज ने अपनी पौत्री का विवाह जहांगीर के साथ करने से इनकार कर दिया, तो जहांगीर राजपूतों को शंका की दृष्टि से देखने लगा, और इसका परिणाम क्या हुआ? जहांगीर के शासन में कम संख्या में राजपूत नरेश मनसबदार बनने लगे। मैंने मनसबदार बनने वाले राजपूत नरेशों की संख्या घटने लगी। अब जो है अब नरेशों को, अब राजपूतों को वह विश्वास और सम्मान नहीं मिला जो उन्हें अकबर से मिलता था। तो ये हो गया आपको जहांगीर की राजपूत नीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रजतवाड़ी व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डालें। क्या है रजतवाड़ी व्यवस्था? तो रजतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में लागू की गई। ठीक है, 1792 में। इसके बाद कैप्टन रीड व मुनरो ने 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में से लागू कर दिया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी एवं रैयतों के बीच सीधा समझौता था। देखिए कंपनी और रैयत के बीच सीधा समझौता था, कोई मध्यस्थ इसमें नहीं था। राजस्व निर्धारण और लगान वसूली में जमींदारों या बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती थी। कोई बीच में जमींदार नहीं होगा, बिचौलिया नहीं होगा, मध्यस्थ नहीं होगा लगान निर्धारण और वसूली में। ठीक है, प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना गया। उसे राजस्व सीधे कंपनी को देना था तथा उसे भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था।
परंतु कर न देने की स्थिति में उसे भूमि देनी पड़ती थी। कर नहीं चुकेगा तो क्या क्या उपाय है, तब तो भूमि छीन ही ली जाएगी। उपज का 1/3 लगान निर्धारण किया गया। उपज का 1/3 लगान निर्धारण किया गया। अब देखिए 1818 ईस्वी में एल्फिंस्टन द्वारा पेशवा के राज्य को अपने अधिकार में करने के बाद, जब पेशवा के राज्य को अपने अधिकार में एल्फिंस्टन ने कर लिया, तब रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मुंबई में भी लागू कर दिया गया। पिंगल एक व्यक्ति, जो पिंगल नामक व्यक्ति ने 1824 से 28 तक भूमि का सर्वे कर उसका वर्गीकरण किया तथा राज्य का हिस्सा उपज का 55% निश्चित किया। यह दोषपूर्ण व्यवस्था था, क्योंकि लगान बढ़ा दिया गया। भूमि कर निश्चित करने से क्या हुआ, किसानों ने भूमि चुतना बंद कर दिया, ऊंचा भूमि कर हो गया। पहले 1/3 था, फिर 55% पहुंच गया, तो जुतना बंद कर दिया और काफ़ी क्षेत्र बंजर हो गया। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति के कारण जो हम देखते हैं, नील, चाय, कहवा, जूट, अफीम जैसी व्यापारिक फसलें उगाई जाने लगी, जिससे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन क्षेत्र क्या हुआ, घट गया। अब खाद्यान्न क्षेत्र का उत्पादन घट गया तो किसान भूखे मरने लगे। फिर 1847 ईस्वी में क्या देखते हैं, कैप्टन विनगेट, गोल्डस्मिथ, कैप्टन डेविडसन, 3 लोगों का नाम आता है। कैप्टन विनगेट बहुत प्रसिद्ध था। कैप्टन विनगेट, गोल्डस्मिथ, कैप्टन डेविडसन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार लगान भूमि के उपजाऊपन के आधार पर निश्चित किया गया। अब अनुमान नहीं, उपजाऊपन के आधार पर निश्चित किया गया लगान, और यह व्यवस्था 30 वर्षों तक बनी रही। फिर 1868 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण किया गया। फिर 1868 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण जब किया गया, उसके बाद हम देखते हैं कि 1861 से 1865 ईस्वी में, 1861 से 65 ईस्वी के बीच में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, और उसके कारण से क्या हुआ, कपास की कीमत बहुत बढ़ गई, तो किसानों को अधिक पैसा मिलता, अधिक दाम मिलता। लेकिन इस पर भी नज़र थी अंग्रेजों की। इससे अधिकारियों को भूमि कर जो है लगान, वह 66 से 100% तक बढ़ाने का मौका मिल गया। कृषकों को इसके विरोध में न्यायालय जाने की अनुमति नहीं थी, न्यायालय भी बेचारा नहीं जा सकते थे। और फलतः किसानों में ऋणग्रस्तता आई, और बाद में अधिकारियों और साहूकारों के शोषण ने उन्हें और उग्र बना दिया, और 1875 ईस्वी में दक्कन विद्रोह हो गया। दक्कन विद्रोह हुआ तो उसके जांच के लिए आयोग बनाया गया। 1875 में ही दक्कन दंगा आयोग, उसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष सामने आ गए। क्या दोष थे इसके, तो भू राजस्व की अधिकता और अनियमितता, ये दोष सामने आए। अतः 1878 ईस्वी में बम्बई सरकार ने 1878 ईस्वी में बम्बई सरकार ने दक्कन राहत अधिनियम पारित किया। पुनः इससे मुद्रा अर्थव्यवस्था और कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिला। इसका गुण यह था कि अब संपूर्ण निर्धारित लगान सीधे सरकारी कोष में जमा होने लगा। किसान लगातार लगान देकर भू स्वामित्व बनाए रख सकते थे, है ना। पहले क्या था कि बिचौलिया के पास भी कुछ लगान चला जाता था, लेकिन इस व्यवस्था से क्या हुआ कि मध्यस्थ तो अब रहा नहीं, तो जितना भी लगान निर्धारित था वह सभी सरकारी कोष में जमा होने लगे। ये बहुत बड़ा फायदा सरकार को मिला इस रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालें। क्या था 1857 की क्रांति का स्वरूप, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कारण अलग हो, स्वरूप अलग चीज होता है। देखिए इसका उत्तर, ब्रिटिश कंपनी की शोषण मूलक नीतियों के कारण उत्पन्न 1857 की क्रांति के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। इसके बारे में निम्न विचार सामने में है। सैनिक विद्रोह के रूप में तो सर जॉन लॉरेंस, सिले, स्टेनले, सर सैयद अहमद खान, आर.सी. मजुमदार आदि ने इसे सैनिक विद्रोह बताया है। यह स्पष्ट है कि विद्रोह की शुरुआत सैनिकों द्वारा, यानी मंगल पांडे आदि द्वारा ही हुआ, परंतु सभी सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। सिख एवं अन्य सैनिक तो विद्रोह को दबाने में ही अंग्रेज की मदद कर रहे थे। चूँकि सभी सैनिकों ने भाग नहीं लिया, इसलिए इसको पूर्ण सैनिक विद्रोह कहना संभव नहीं है, कहना उचित नहीं है, तो यह भी खारिज होता है। फिर देखिए इसमें देखते हैं कि मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना के रूप में भी कुछ लोग कुछ इतिहासकार इसको बतलाते हैं, या फिर कुछ इतिहासकार इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। तो देखिए यह कहाँ तक सही है। सर जॉन आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व संभाला, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाया गया। आउट्रम ने विद्रोह को मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना के रूप में देखा, तो दूसरी ओर हिंदू नेता की संख्या भी बहुत अधिक थी। विद्रोह को दबाने वालों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे, अतः इस क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहना उचित नहीं होगा। फिर देखिए सभ्यता बर्बरता का संघर्ष। टी.आर. होम्स जो है, टी.आर. होम्स इसको सभ्यता बर्बरता का संघर्ष बतलाते हैं। उन्होंने भारतीयों द्वारा कत्लेआम का जिक्र किया है, परंतु एल्फिंस्टन ने स्वयं अंग्रेजों के क्रूरतापूर्ण दमन की तुलना नादिर शाह से की है। अंग्रेज भी तो कम नहीं थे, अतः सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेज बहुत सभ्य थे और जो हिंदू मुस्लिम थे वो बर्बर थे। अतः होम्स का एक पक्षीय मूल्यांकन था यह। अगर बर्बर था तो वो दोनों था, नहीं तो दोनों में से कोई नहीं था। तो इसीलिए सभ्यता बर्बरता का जो बात है वो एक पक्षीय मूल्यांकन है, जो उचित नहीं है, यह भी नहीं कह सकते हैं। फिर है धार्मिक संघर्ष के रूप में कुछ लोगों ने देखा है। एलिया रीच जो है, एलिया रीच, उन्होंने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कहा है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम
ईसाई धर्म प्रचार से असंतुष्ट थे। परंतु यह भी सत्य है कि हिंदू और मुस्लिम ने अंग्रेजों का साथ दिया, कई हिंदू मुस्लिम ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए यह भी कथन सही नहीं है। फिर अगला देखते हैं हम कि इसको कुछ लोगों ने सामंती विद्रोह बतलाया, जैसे झांसी की रानी, नाना साहब, कुंवर सिंह, जीनत महल, बहादुर शाह, अवध के तालुकदार आदि ने विद्रोह किया था। तो इसीलिए इन लोगों ने, चूंकि विद्रोह में जितने सामंत थे राजा महाराजा थे, इसीलिए सामंती विद्रोह का दिया। लेकिन यह भी सही है कि कई सामंत और राजा महाराजा ने भाग नहीं भी लिया, जैसे ग्वालियर, इंदौर, हैदराबाद, कश्मीर, राजपूताना आदि ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। अतः इसको सामंती विद्रोह भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि सभी सामंत और राजा महाराजा ने भाग भी नहीं लिया था। कुछ इतिहासकार इसको कृषक विद्रोह मानते हैं। तो देखते हैं इसमें भूराजस्व व्यवस्था और जमींदारी अत्याचार से पीड़ित कृषकों ने बड़ी संख्या में विद्रोह में हिस्सा लिया। मानते हैं कि विद्रोह में बहुत बड़ी संख्या में कृषक ने भाग लिया, लेकिन यह भी तो सच है कि समाज के अन्य वर्गों ने भी हिस्सा लिया। अतः सिर्फ कृषक विद्रोह कहना उचित नहीं, क्योंकि अन्य वर्गों ने भी कृषक ने हिस्सा लिया, तो क्या जमींदार ने नहीं लिया, क्या सामंत ने नहीं लिया, क्या राजा महाराजा ने नहीं लिया, या मध्यम वर्ग ने नहीं लिया? तो कुछ मध्यम वर्ग में भी थे कुछ लोग, हालांकि बहुत सारे मध्यम वर्ग में शामिल नहीं हुए थे। तो कहने का मतलब यहाँ यह है कि बहुत सारे कृषक ने भाग लिया और अन्य वर्गों ने भी भाग लिया, इसलिए सिर्फ कृषक विद्रोह को नहीं कह सकते। फिर एक कि कुछ लोग इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो इसको देखते हैं, बेंजामिन डिज़राइली, इन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह, तो वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध कहा। वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध कहा, परंतु जनता के सभी वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, प्रसार भी सीमित क्षेत्र में था, अतः इसको राष्ट्रीय स्वरूप नहीं प्राप्त था, इसीलिए इसका स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था, इसलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कह सकते हैं। और चूंकि इससे पहले भी कई विद्रोह हुए थे, जैसे संताल विद्रोह आदि, अतः इसलिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना बहुत उचित नहीं है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कोई भी मत पूर्णतः सत्य नहीं है, और यह जो है 1757 से 1857 तक अंग्रेजों की शोषण मूलक सामाजिक आर्थिक नीतियों के विरुद्ध उत्पन्न असंतोष का परिणाम था। के.एम. मुंशी का क्या कथन है? के.एम. मुंशी का कथन है कि अधिक सत्य प्रतीत होता है के.एम. मुंशी का कथन कि यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला कदम था जिसमें चर्बीयुक्त कारतूस की घटना चिनगारी का काम किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में जन्म लेने वाले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से महान संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों की पूंजी लेकर ही वे महान हुए थे। 1915 में वे वहाँ से जब भारत लौटे तो यहाँ पर भ्रमण किया, भारत भ्रमण किया, और 1919 से 1947 ईस्वी तक के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को गांधी युग भी कहा जाता है, जो उनकी लोकप्रियता को स्पष्ट करता है। और इस प्रकार उनकी लोकप्रियता के अनेक कारण हैं जो इस प्रकार है। क्या क्या कारण है? तो पहला देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की, भारतीयों को संगठित किया, उन्हें नैतिक बल से लड़ने को प्रेरित किया। जब दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने भारतीयों के काम और व्यवसाय को छीन लिया तो महात्मा गांधी ने उनके भरण पोषण के लिए टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। इस प्रकार गांधी के नैतिक बल के आगे सरकार को झुकना पड़ा और कई अपमानजनक कानूनों को समाप्त करना पड़ा, अतः वे लोकप्रिय हो गए। फिर उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा कि गांधी जी में वे सारे गुण हैं जो वीरों शहीदों में पाए जाते हैं। उनमें लोगों को सम्मोहित करने, जनसाधारण को बलिदानी, संघर्षशील बनाने की अद्भुत क्षमता थी। ये सब लोकप्रियता के कारण। उन्होंने सत्य अहिंसा सत्याग्रह के प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को जन संघर्ष का रूप दिया। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह द्वारा 3 कठिया पद्धति को समाप्त कराने, अवैध वसूली के 25% तक किसानों को वापस दिलाने में सफलता पाई। अहमदाबाद में मिल मालिक एवं मजदूरों के बीच बोनस विवाद का अंत 20% की जगह 35% बोनस दिलाकर सफलतापूर्वक किया। खेरा सत्याग्रह द्वारा किसानों का लगान माफ कराने में सफलता प्राप्त की। फिर देखते हैं उनके विचार भी जो है वो उनको लोकप्रिय बहुत बना दिया था। उनके बहुत अच्छे विचार थे। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का प्रयोग, मानवाधिकार, सर्वोदय अर्थात सबकी समान उन्नति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, स्वदेशी, खादी चरखा का प्रयोग, दंड देने के स्थान पर क्षमा करना, शत्रु से भी प्रेम करना, सादा जीवन, उच्च विचार, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, नई शिक्षा पद्धति आदि ने भी उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने, अब एक पॉइंट और क्या, उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा द्वारा भारत को उस अंग्रेजी राज की दशा से मुक्त कराया जिसके साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था। तो इस प्रकार उपरोक्त कारणों से महात्मा गांधी लोकप्रिय हो गए। कौन कौन सा कारण आप देख लिए। अब अंतिम क्वेश्चन है, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना थी। यह अंतिम महानिर्णायक आंदोलन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दिया। इसके मुख्य कारण क्या थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों और जरूरी वस्तुओं की कमी से जनता बहुत दुखी थी। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार की भारतीय जनता की राष्ट्रीय मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया था।
तीसरा है कि भारतीयों की सहमति के बिना उन्हें युद्ध में शामिल कर लिया गया। चौथा है कि कृष्ण मिशन असफल हो गया, उसने भारत को औपनिवेशिक स्वशासन देने की बात कही, जबकि कांग्रेस जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर अड़ी हुई थी। तो इस तरह से इन सभी कारणों से क्या हुआ कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। गांधी ने करो या मारो का नारा दिया। उनके भाषण पर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। अगले दिन 9 अगस्त को क्या हुआ कि गांधी सहित सभी महत्वपूर्ण नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर, देखिए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन आंदोलन जो है नेतृत्वविहीन हो गया, फिर भी यह चलता रहा और स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। जनता ने सरकार के खिलाफ हड़ताल प्रदर्शन किया, जुलूस निकाले। 250 रेलवे स्टेशनों, 500 डाक खानों, 150 थानों पर हमला किए गए। वकीलों, अध्यापकों सहित सभी सरकारी लोगों ने भाग लिया, परंतु सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई द्वारा इसे दबा दिया। निम्न कारणों से यह असफल रहा। संगठन में कमी थी, नेतृत्वविहीन था, देखिए लिए सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, नेताओं, बड़े बड़े नेताओं को। सरकार की तुलना में जनता के पास साधन भी बहुत कम था। फिर देखते हैं श्रमिकों की न्यून भागीदारी थी। फिर देखते हैं कि साम्यवादी दल का विश्वासघात भी था। तो इन सभी कारणों से हमारा यह आंदोलन असफल जरूर हो गया, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है, परिणाम इसका दूरगामी रहा। डॉक्टर AC बनर्जी के अनुसार इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की बात समाप्त हो गई, मैंने डोमिनियन स्टेट्स, औपनिवेशिक स्वराज्य जिसको कहते हैं, अधिराज्य की बात समाप्त हो गई और इसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। भारत की आज़ादी को यह और निकट ले आया। तो इस तरह से आपका जो है सेट 4 का आपने प्रश्नोत्तर को देख लिया है, जो JCRT मॉडल सेट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा मिलता रहे और आप अपने सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहें और आप अपने मकसद में सफल हों और आपको पूरा लाभ मिले इस वीडियो का, हमारा मेहनत का। तो चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।